नायका का मुझे तो बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला। जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो नायका के लिए मतलब वेंडर्स थे, पूछा, फीडबैक बहुत अच्छा था। प्रॉब्लम वैल्यूएशन का था। ये जो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस है बहुत ही अमेजिंग स्पेस है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस में बहुत रिस्क है, पूरा का पूरा एक्चुअरी है। वो कोई पीएनएल पढ़ के पता नहीं चलेगा, वो जब शॉक आता है 8 साल पे तो पता चलता है। लेकिन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत सिंपल बिजनेस है। आप 1 साल में लेते हो, बीमार पड़ोगे, क्लेम करोगे, 1 साल में पता चल जाएगा लॉस कितना है। एक अच्छी बात आईपीओ की ये है कि नए नए तरह के बिजनेस मॉडल्स आते हैं। और जो 30 साल पहले जो कंपनीज थी, वो कंपनीज आज इंडेक्स नहीं चलाती है। इंडेक्स बदलता रहता है और नई नई चीजों से ही इंडेक्स बनता है। इवन इन लिस्टेड मार्केट स्टॉक ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और जब गिरना शुरू होता है तो फिर गिरने का भी कोई एंड नहीं होता। तो यूजुअली बहुत ही लो फ्लोट स्टॉक्स में ये सब चीजें होती हैं। विच 4 कंपनीज यू वुड वांट के उनके आईपीओ जल्दी से जल्दी आए, एंड यू वुड वांट टू, उनमें से 2 मुझे बताओ जिसमें यू वांट टू डू लिस्टिंग गेन्स, एंड 2 मुझे बताओ जिसमें यू वांट टू डू लॉन्ग टर्म। स्टॉक मार्केट में अगर एक कंपनी को लिस्ट होना है ना, तो उसके लिए आईपीओ एक अच्छा रास्ता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू कंपनी अपनी डिटेल्स देती है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लोग पढ़ते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन किस तरीके से एक कंपनी इस डॉक्यूमेंट में जो डिटेल देती है वो सही तरीके से बताती है या नहीं, उसमें कुछ चीज़ें जो घुमा के फिरा के लिखी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। किस तरीके से इस पूरे की पूरी प्रोसेस को ग्लैमराइज किया जाता है, मार्केट किया जाता है, ताकि सबके सामने ये नाम दिखे। आज हम बात करेंगे कि पिछले कुछ महीनों में किस तरह से कुछ आईपीओ लेके आए हैं जिसने मिलके इन्वेस्टर्स के सामने मायूसी या डिसअपॉइंटमेंट का एक फेज़ क्रिएट कर दिया है। और अब तो आईपीओ के नाम से ऐसा लगता है कि यार इसमें क्या ही होगा, शायद नुकसान ही। जोमेटो, पेटीएम, नायका आज जिस शेयर प्राइस पे खड़े हैं वो बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू जिस शेयर प्राइस पे ये मार्केट में आए थे। और इनमें एक कॉमन बात है कि ऑनलाइन कंपनीज हैं। आज हम बात करेंगे कुमार सौरभ जी से। ही इज़ अ साइंटिफिक इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करते हैं, लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिंग करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, क्वांट्स देखते हैं और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आईपीओ का एक्चुअल सच हम सबसे वो शेयर करेंगे। इस डिस्कशन में हमें बहुत मज़ा आया, होपफुली आपको भी। तो आइए शुरू करते हैं। कि जो रीसेंट आईपीओज आए हैं, दी स्टार्टअप्स, जहाँ से एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है इन दी रिटेल कम्युनिटी, स्पेशली अ यंगस्टर हु हैज़ बीन यूजिंग जोमेटो, पेटीएम, गर्ल्स यूजिंग नायका, दे हैव हर्ड दिस एंड यूज दिस ब्रांड फॉर ईयर्स। तो जब ये स्टॉक मार्केट में आएगा तो देयर वुड बी अ डायरेक्ट कोरिलेशन देयर कि अच्छी कंपनी है, मैं तो यूज़ कर रही हूँ या यूज़ कर रहा हूँ, तो आई शैल इन्वेस्ट इन दैट टू। और वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा। नायका चलो ठीक है, बट देयर आर अदर स्टार्टअप्स दैट आर ऑलरेडी देयर एंड देयर आर कमिंग अप एज वेल। तो व्हाई डू यू थिंक दे आर नॉट प्रूविंग देमसेल्व्स ऑन द स्टॉक मार्केट एज दे शुड? सो सबसे पहला तो रीजन ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि आईपीओ कब आता है और आईपीओ लाने का पर्पस क्या है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजुअली मोस्ट ऑफ द आईपीओ आप देखोगे जब वो आते हैं तो बुल मार्केट में आते हैं। उसका रीजन ये होता है कि आईपीओ लाने का पर्पस 2 होता है। या तो कंपनी को पैसा चाहिए होता है बिजनेस ग्रो करने के लिए, या फिर कंपनी को एग्जिट देना होता है कुछ लोगों को जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्ड कर रहे हैं। वो या तो प्रमोटर हो सकते हैं, या वीसी हो सकते हैं, या पीई फंड हो सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द आईपीओ इसलिए आते हैं बुल मार्केट में ताकि अच्छा वैल्यूएशन मिल सके। कंपनी के लिए पैसा रेज होगा तो अच्छे वैल्यूएशन पे ज्यादा पैसा रेज होगा, और कंपनी में कुछ लोगों को एग्जिट मिलेगा तो अच्छे वैल्यूएशन पे एग्जिट मिलेगा। तो आप देखेंगे कि कभी भी बेयर मार्केट में आईपीओ नहीं आते, आईपीओ बुल मार्केट में ही आते हैं। तो कोई भी चीज जब बुल मार्केट में आती है तो बुल मार्केट का जो वैल्यूएशन होता है वो भी बुल मार्केट वाला होता है। तो उसमें जो आदमी नया घुस रहा है उसको कुछ अट्रैक्टिव मिलने का सबसे पहले चांसेस कम हो जाता है। दूसरी थिंग ये है कि मोस्ट ऑफ द आईपीओ आप 2021 के देखोगे तो वो एक होता है एक वर्ड OFS, ऑफर फॉर सेल, विच मीन्स आप किसी को एग्जिट दे रहे हैं तो पैसे की जरूरत नहीं है, बेसिकली इन्वेस्टर को एग्जिट मिल रहा है। तो आपका जो पुराना इन्वेस्टर है, वीसी फंड, पीई फंड, अगर उनको एग्जिट मिल रहा है तो वो चाहेंगे जितने ज्यादा वैल्यूएशन पे एग्जिट मिल सके, और उसके लिए स्टोरी को उतने अच्छे से तैयार किया जाता है। तो बुल मार्केट के आईपीओ भी अगर आप देखोगे तो 70-80% आईपीओ OFS आईपीओ होते हैं।
तो उसका अगेन पर्पस है कि कंपनी को कुछ बिजनेस एक्सपेंशन नहीं होने वाला, लोग निकलने वाले हैं। अब ये जो स्पेसिफिक बात आपने की, जैसे जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, नाइका हो गया, एंड एज यू राइटली सेड की मतलब अगर आदमी उस चीज को अपने दिनचर्या में यूज कर रहा है तो उसकी तरफ अट्रैक्टिव होता है। एक प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये सारे जो आईपीओज हैं ये सारी लॉस, नाइका को छोड़कर ये सारी लॉस मेकिंग कंपनीज थी, और नाइका में भी वैल्यूएशन बहुत ही मतलब ज्यादा था। दिस इज समथिंग विच हैज हैपेंड इन 2000 ऑल्सो, और अलग अलग आईपीओज का फेज रहा है। अगर मैं 90 से लूं तो एक एनबीएफसी का बूम था, फिर 2000 में .com का बूम आया, फिर 2007 में इंफ्रा का बूम आया, फिर 2017 में एनबीएफसी का बूम आया। तो जब .com का जो आईपीओ था उसमें भी बहुत सिमिलैरिटी थी। उसमें ये था कि आपका .com कंपनी है, आप आईटी कंपनी हो, प्रॉफिट डजंट मैटर, बस आप .com कंपनी हो और कोई भी वैल्यूएशन मिल जाएगा। तो ये जो इस बार साइकिल आया है, इसमें ऐसा नहीं कि कंपनीज गायब होंगी, ये सब कंपनी रहने वाली है, बट आज के डेट में कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है ना कि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का भी कुछ मतलब मेजर पता नहीं है। जैसे अगर हम पेटीएम को देखें कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल क्या है, तो वहां पे क्लियर रिप्लाई नहीं आ पाता है। तो ये सब कुछ चीजें, और उसके अगेंस्ट में वैल्यूएशन जो था, जिस तरह का वैल्यूएशन, तो पहले हम लोग बात करते थे पी 15 होना चाहिए, पी 20 होना चाहिए, पी 30 होना चाहिए। इन कंपनीज में बात हो रही थी कि प्राइस टू सेल्स 20 और 30 होना चाहिए। तो जो प्रॉफिट 20 टाइम्स था वो सेल्स 20 टाइम्स हो गया। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ यूफोरिया वाज देयर। और ऐसा नहीं कि इंडिया में हो रहा था, यूएस मार्केट में पिछले 2 साल से चल रहा था। तो अगर आप यूएस की ऐप कंपनीज देखें, जैसे हम लोग स्पॉटिफाई के बारे में सुना होगा हमने, या फिर जो लोग आईटी फील्ड में हैं स्नोफ्लेक के बारे में सुना होगा, उबर के बारे में सुना होगा। तो ये सब कंपनीज के आईपीओ आए और यूएस में भी इसी तरीके से लिस्ट हुआ, और वहां भी ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, बट वहां धीरे धीरे जैसे ही एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया, इनका पूरा बिजनेस डमाडोल होने लगा। तो अगर हम जोमेटो स्टडी कर रहे हैं तो यूएस में एक कंपनी है डू डैश करके, जो वही काम करती है यूएस में। चाइना में एक कंपनी है मितवान करके, वही काम करती है। तो इनकी हिस्ट्री थी, ये भी वैसे लिस्ट हुए और फिर 40-50% गिर गए, विच वॉज एन इंडिकेटर। सो टेकिंग ऑल दीज फैक्टर्स, बुल मार्केट में ओएफएस के लिए नो प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल, हायर वैल्यूएशन, ये सब रीजन हुआ कि मतलब एवरीबडी वेंट फॉर द आईपीओ, बट उसमें पैसा नहीं बना और अब सारी की सारी कंपनीज 50-60% नीचे हैं। मतलब बुल मार्केट में आके अब गंगा तो बह रही है ना, तो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं अपना भी, और जितना प्रॉफिट निकाल पाए। अभी जो पिक्चर क्रिएट की जाती है, कहानी होती है, ये कहानी क्रिएट करते हैं कि फलां फलां, जैसे जो आरएचपी डॉक्यूमेंट आएगा या जो मार्केटिंग गिमिक्स होंगे इनके, या जो इनके फाउंडर होंगे, वो जिस तरह से प्रेस मीडिया में आएंगे, जिस हिसाब से कोई रोएगा आके, कोई कुछ करेगा आके, एक कहानी क्रिएट की जाती है, एक नरेशन क्रिएट की जाती है। पीपल बाय इनटू दैट नरेशन एज वेल, मोर और लेस, या ये जानबूझ के किया जाता है सो दैट देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएटेड इन द मार्केट, बिकॉज पीपल आर नॉट गोना लुक एट डीआरएचपी। कौन पढ़ने वाला है 200 पेज का डीआरएचपी? हाँ, मतलब दोनों रीजन है, बिकॉज उनको एग्जिट चाहिए होता है। तो अगर उनको एग्जिट चाहिए तो वो खराब पिक्चर प्रेजेंट करके कभी भी एग्जिट नहीं दे सकते। तो वो कहते हैं ना, दुल्हन को तैयार किया जाता है। तो बहुत केसेस में आप देखेंगे कि रिजल्ट भी 2 साल पहले तक खराब थे, बट आईपीओ के ठीक पहले वाली ईयर में ऑल ऑफ सडन रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। वो क्यों हुआ? बिकॉज आप अच्छे रिजल्ट से जाएंगे, हायर ईपीएस होगा तो अगेन हायर वैल्यूएशन मिलेगा। तो ऑफ कोर्स वो सब फैक्टर्स रहते हैं, और एज एन इन्वेस्टर हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। तो एक कोई अभी देखो स्टार्टअप्स बहुत, ओला, ओयो, ये लोगों के आईपीओ आने की बातें चल रही हैं। रितेश वाज टॉकिंग इन अ पॉडकास्ट समवेयर दैट दे आर थिंकिंग ऑफ गोइंग पब्लिक। नाउ व्हाट आर द साइंस कि ये कुछ फैब्रिकेशन हो रहा है या कुछ गिमिक्स हो रहे हैं, जो कि नॉर्मल बिजनेस सेंस में इस कंपनी ने कभी नहीं किया, जस्ट बिकॉज आईपीओ आ रहा है? कैन समबडी लाइक फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू फिगर आउट और ट्राई टू फिगर आउट कि दिस इज, फॉर एग्जाम्पल, इफ जोमेटो doing acquisitions just before the IPO is coming, और Baiju is buying companies while it's laying off people, लोगों एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है लेकिन उधर कंपनीज को बाय आउट कर रही है, उधर फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रही है। तो मतलब कैश तो है, they have money in their bank accounts, but they are not, they know what they are doing। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी बेवकूफ़ है। the strategic approach is also pretty much in line। तो can somebody फ्रॉम अ रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कि ये गिमिक है, एंड अगर इसका आईपीओ आया भी तो मुझे नहीं करना चाहिए? हाँ, तो एक है कि ये पैसे इनके पास कहाँ से आए और पैसा कैसे रेज हुआ एंड हाउ दे। तो उसका एक रीजन ये है कि इफ वी लुक एट लास्ट 3-4 years, द वे लिक्विडिटी वॉज देयर और इजी मनी जिस तरीके का था, और वो मनी पी फंड से सब में फ्लो हुआ है, एक तो वो रीजन है।
दूसरा ये था कि कोई भी प्रॉफिट का बात नहीं कर रहा था। ये सारे जो बिजनेसेस स्केल हुए हैं ये सब साइज की स्टोरी पे स्केल हुए हैं। तो बहुत सारा पैसा मार्केटिंग पे स्पेंड किया गया है कि कल को ये कस्टमर एक रिलायबल कस्टमर बन जाएगा, उससे हम 10 साल में इतना पैसा कमाएंगे, बट वो प्रॉफिट आया नहीं है। और एज ए इन्वेस्टर बेसिक्स वही रहते हैं। बेसिक्स वही है कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी का पीएनएल कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, कंपनी पैसा कमा रही है नहीं कमा रही है, और अगर नहीं कमा रही है तो कब और कैसे कमाएगी उसकी विजिबिलिटी। बिकॉज पूरा जो वैल्यूएशन है वो कैश फ्लो का गेम है। कैश फ्लो आज हो सकता है, आज नहीं होके 2 साल के बाद हो सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं एटलीस्ट उस चीज को देखें, और वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, आरएचपी जो भी आता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसमें दिया रहता है। तो अगर हम वो देखें कैसा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है या नहीं है, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी इंडस्ट्री को बीट कर रही है या नहीं कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है, अगर प्रॉफिट नहीं भी कमा रही है तो कितने साल में, 1 साल में कमाएगी, 2 साल में कमाएगी, और उसके अगेंस्ट में हम कितना पे कर रहे हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा पे नहीं कर रहे हैं तो फिर वो सॉल्यूशन, मतलब वो एक अच्छी चीज होती है। जैसे ऐसा नहीं कि हर आईपीओ मतलब इस तरह का होता है। जैसे डीमार्ट का आईपीओ था जो 2018 में आया था, बहुत लोगों को ओवर प्राइस लगा था बिकॉज ऑलमोस्ट 60-70 पी पे आया था, और वहां से फिर डीमार्ट 6-7 बैगर बन गया बिकॉज कंपनी 60-70% से ग्रो कर रही थी और कंपनी ग्रो करती रही, और वो लॉस मेकिंग कंपनी नहीं थी, वो अच्छा प्रॉफिट बना रही थी, और वो कंपनी रिटेल की सारी कंपनी से बहुत बेटर थी अगर आप रिटेल के मैट्रिक्स देखिए तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि ओवर प्राइस जो लगता है वो भी पैसा बना सकता है, बट डिफरेंस था उसमें। वो लॉस मेकिंग नहीं थी आज की कंपनीज की तरह, वो सेक्टर की बेस्ट कंपनी थी, वो कैश फ्लोज जनरेट कर रही थी, अगले 3 साल तक वो उसी रेट पे ग्रो करती रही। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो जहां इस तरह का मिलता है अपॉर्चुनिटी, वहां आई थिंक पैसे बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और व्हाट डू यू थिंक के सो बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, और रेवेन्यू ग्रोथ इज ऑल्सो ए गुड साइन? सो सिर्फ रेवेन्यू पे तो कभी भी पैसा नहीं बनता, बिकॉज जो वैल्यूएशन होता है वैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए ही मिलता है, और उसमें भी कैश प्रॉफिट। सो जो पीएनएल का प्रॉफिट होता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। बहुत कंपनीज पीएनएल प्रॉफिट दिखा लेती हैं बट उसको कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाती बिकॉज वो वर्किंग कैपिटल में चला जाता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट होता है। तो रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, बट अगर रेवेन्यू प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो फिर वो रिस्क है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगले 1 साल वो नहीं कन्वर्ट हो पाए। जैसे कुछ बिजनेसेस होते हैं जो आज के डेट में सीधे बिजनेस मॉडल ही ऐसा होता है कि तुरंत पैसा नहीं बनाते, लेकिन उसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे अगर आप एक हॉस्पिटल खोलोगे तो हॉस्पिटल का 3 साल का साइकिल होता है, तीसरे साल या चौथे साल से ब्रेक इवन करता है, बट फिर भी उसका जो रिटर्न होता है वो डिसेंट होता है। तो हमें वो समझ होनी चाहिए बिजनेस की कि ये बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर नहीं बनाएगा तो फिर मतलब लॉन्ग टर्म में फिर वो सस्टेनेबल वैल्यूएशन मुश्किल है। फेयर। अब जैसे पेटीएम आया था 2100 रुपये पे, अभी 600-700 के बीच में लटका हुआ है, एंड मोर और लेस it will take time for it to go back, if it does ever go back to that price. तो how does a company decide कि मेरा जो मेरे को लिस्टिंग प्राइस करना है the day I'm gonna get listed, और जो मेरे को इशू प्राइस करना है, rather let's go back couple of steps, जो मुझे इशू प्राइस करना है वो किस रेंज में होना चाहिए? तो कंपनी कैसे डिसाइड करती है, एंड फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उसको कैसे पता लगेगा इन्वेस्टर को कि अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है? 4-5 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो आप किस तरह के मार्केट इन्वायरमेंट में पैसा रेज करने आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर आप बेयर मार्केट में आ रहे हैं जब पब्लिक को इंटरेस्ट ही नहीं है मार्केट में, जैसे आप 2018-19 का मार्केट ले लीजिए, स्मॉल कैप को कोई स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाना चाहता था। 2012 से 14 का मार्केट ले लीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगाना चाहता था, और उसमें अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आ जाए तो हर कोई इन्वेस्टर ही नहीं होगा, बिकॉज आधे लोगों को तो मार्केट में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप किस तरह के मार्केट सेंटीमेंट में आ रहे हैं वो मैटर करता है। सेकंड मैटर करता है कि आपकी कंपनी किस तरह के सेक्टर में है। तो देयर आर सेक्टर्स विच आर ग्रोइंग सेक्टर। जैसे अगर आप इंश्योरेंस ये सब का सेक्टर ले लीजिए तो काफी ग्रोइंग है। इनफैक्ट वही स्टोरी बोली गई थी लाइफ इंश्योरेंस में। तो आपका सेक्टर कैसा है, आपका ग्रोथ कैसा है, और फिर आपका बिजनेस मॉडल कैसा है। और बहुत हद तक बिकॉज कंपनीज को एग्जिट देना होता है तो वो भी निकालना चाहती है। जैसे अगर मैं नाइका का लूं तो नाइका का एक आया था जिसमें 2041 का प्रोजेक्टेड ग्रोथ निकाला गया था। तो ये सब तरीके होते हैं, बट एज ए इन्वेस्टर हमें देखना चाहिए कि हमें 2 साल की तो सर्टेनिटी नहीं होती, तो 2041 में क्या ग्रोथ होने वाला है उसकी क्या सर्टेनिटी है। तो हमें चाहिए कि हम अगले 4-5 साल में अगर अंदाजा लगा पाए वैल्यूएशन का ये सब का तो सही है, नहीं तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है।
उसमें फिर एक और चीज होती है कि पीयर कंपनीज किस वैल्यू पे चल रही हैं। तो अगर आपका बिजनेस सिमिलर ही है तो मोस्टली जो पीयर कंपनीज का वैल्यूएशन है उससे मे बी 10-15% आगे पीछे होगा। अगर आपका बिजनेस उससे बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंशिएटेड है तो आपके जो रोड शोज होते हैं, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट पिचेस होते हैं, वहां आपको डिफरेंशिएशन दिखाना होगा कि आप कैसे अलग हैं और इसीलिए आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है जिसमें एक रेंज होता है एंड देन डिपेंडिंग ऑन मार्केट इंटरेस्ट, अगर लोगों को आपकी स्टोरी, आपके नंबर सब पसंद आते हैं तो जो अपर रेंज है उस पर होता है, ओवर सब्सक्राइब होता है, नहीं तो फिर वो मतलब नहीं चल पाता। ओके तो नहीं, बट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि ठीक है, कंपनी ने अपनी तरफ से प्रमोशन कर दिया या एनालिसिस कर दिया, देख लिया टाइमिंग के मार्केट को, फेज क्या चल रहा है, एवरीथिंग सेक्टर देख लिया खुद का, बट हाउ इज 2100 द प्राइस ऑफ IPO ऑफ दिस थिंग Paytm 2100, was it a good price at that point in time? इशू प्राइस सही था या नहीं था, ये आप और मैं कैसे समझ पाते? हाँ, सो अगर आप पेटीएम का ले तो सबसे पहले तो पेटीएम का अगर आप देखोगे तो इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस। सो यूजुअली वो जो प्रोडक्ट कंपनी और प्लेटफॉर्म कंपनी, बहुत बार हम लोग यूएस की कंपनी से कंपेयर करते हैं, यूएस की बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनी जिसको उस तरह का वैल्यूएशन मिला विदाउट प्रॉफिट, वो 60-70% ग्रॉस मार्जिन पे काम करती हैं, जबकि आप पेटीएम का ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो बहुत लेस है। उसके बाद आप देखिए किन सेक्टर्स में पेटीएम है, बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। तो अगर आज भी प्रॉफिटेबल नहीं है तो क्वेश्चन होता है कि कल प्रॉफिटेबल बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपका मार्जिन ढंग का होना चाहिए, आपका कंपटीशन कुछ तो निश होना चाहिए, बैरियर टू एंट्री होनी चाहिए। तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो जब इन सब के नहीं होने के बावजूद भी अगर आप प्राइस टू सेल्स देखिए, बिकॉज मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर सकता बिकॉज प्रॉफिट है नहीं, और आप प्राइस टू सेल्स देखिए तो फिर अगेन मतलब एनीथिंग विच इज मोर देन द बेस्ट ऑफ द बिजनेस, FMCG ये सब भी 7-8 प्राइस टू सेल्स मोस्ट पीक पे ट्रेड करता है। तो अगर वो सब कुछ भी नहीं है तो फिर सेंस नहीं बनता लेने का। और ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो, इन्फोसिस का IPO जो आया था आई थिंक 93-96 में आया था, और इन्फोसिस उस समय 50-60% से ग्रो कर रही थी, बट उस समय पूरे मार्केट की हालत खराब थी और इन्फोसिस ओवर सब्सक्राइब नहीं, अंडर सब्सक्राइब हो गया था। सो ये भी होता है। तो अच्छी कंपनीज भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल सकती हैं और नॉट सो गुड कंपनीज भी बहुत ही अनाप शनाप वैल्यूएशन पे मिल सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट ये जो 2100 रुपये वाला लॉजिक है, ये 2100 मान लो 2100 है, 500 है, 700 है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, ये पता लग गया, ये बातें पता लग गई कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और कुछ लोगों ने मान लिया कि कर देते हैं चलो, बट उसमें जो 2100 का लॉजिक निकाला, वो प्राइस पॉइंट क्या सही है या नहीं, वो मेरे को कैसे पता चलेगा, वो इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा? कंपनीज तो अपना जस्टिफाई करेंगे, बिकॉज OFS है, एग्जिट देना है, वो जस्टिफाई करेंगे। हमें देखना चाहिए कि रेवेन्यू क्या है। और अभी स्पेशली जो पेटीएम के टाइम का जो मार्केट था, इस समय कोविड हुआ था, तो काफी सारा रेवेन्यू का भी डिस्क्रिपेंसी था, बिकॉज कुछ क्वार्टर बिजनेस हुआ नहीं हुआ। तो आइडियली हमें वो सब नॉर्मलाइज करके देखना चाहिए कि सबसे पहले तो कंपनी रेवेन्यू कितना कर रही है। अगर कंपनी लेट्स से 1000 करोड़ का रेवेन्यू करती है, आप दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस उठाइए, जो बेस्ट बिजनेस होगा वो 20%, 30%, 40% मार्जिन पे काम करेगा। अभी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको आइडियली कुछ तो अजम्पशंस डालने होंगे, लेट्स से कि जब ये प्रॉफिटेबल होगा। और अगर आप बिजनेस देखें तो पेटीएम का बिजनेस आप देखिएगा, ऐप का बिजनेस है, आप ये बुक कर सकते हो, आप चीजें खरीद सकते हो, आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, ये सब काम तो हजार। हाँ, तो सब तरह के आप बिजनेसेस देख लीजिए वो कितने % मार्जिन पे काम करते हैं। लेट्स से कि वो 5-6% मार्जिन पे काम करते हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। ये होगा कि नहीं होगा अभी भी क्वेश्चनेबल है। तो आइडियली मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको फैक्टर करना है। मैं बेस्ट केस सिनेरियो ले रहा हूं, आप उसको फिर 20-25 मल्टीपल देख के देखिए। अगर उससे वो बहुत बहुत दूर है तब तो आपका वैल्यूएशन भी दूर है और प्रॉफिटेबिलिटी आने का भी चांस नहीं है। तो आप जितने करीब हो, आफ्टर डूइंग ऑल दैट नंबर, यू कैन टेक 2-3 सिनेरियोज। एक आप अग्रेसिव सिनेरियो बना लीजिए कि 10% मार्जिन पे काम करेगी, एक कंजर्वेटिव बना लीजिए 6% पे काम करेगी, और उसके पीछे थोड़ा एनालिसिस होना चाहिए कि इस तरह की कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है, जो प्रॉफिट बना रही है, कितना बना रही है। और फिर आप देखिए कि ये वैल्यूएशन कितनी दूर है उससे। वो जितना दूर होगा पैसे बनने के चांसेस उतने कम होंगे। और वही हुआ इन सारी कंपनीज के केस में। नाइका प्रॉफिटेबल भी थी, तो नाइका के प्रॉफिट पे 150 टाइम्स का वैल्यूएशन था। तो 150 टाइम्स वैल्यूएशन पे अगर आपकी कंपनी 30% से भी ग्रो कर रही है, तो आप 3-4 साल का प्राइस, तो आप अगले 3-4 साल के ग्रोथ के लिए ऑलरेडी आप वैल्यू कर रहे हैं, और कहीं गलती से भी वो ग्रोथ नहीं आया। और नाइका का आप देखिए कि IPO के बाद का 2 क्वार्टर का रिजल्ट क्या आया है, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया अगले 2 क्वार्टर।
तो अगर आपने 60% ग्रोथ के लिए पे किया है 2 साल मान के कि आप दे देंगे और उसके बाद आपको 10% का भी ग्रोथ नहीं आता, तो फिर कंपनी का प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। अभी बेसिकली क्या किया है ना इन लोगों ने, ये 3-4 जो IPOs आए हैं, इन्होंने बाकी के स्टार्टअप्स के लिए रास्ता बंद कर दिया है कुछ साल के लिए कि अभी रुक जाओ, अभी क्योंकि मार्केट में परसेप्शन चला गया है ना कि अभी इन्वेस्टर नहीं आएगा, अभी उसको लगता है कि ये बेवकूफ़ बनाने आते हैं, अपना पैसा रेज़ करते हैं, उनका तो पैसा रेज़ हो गया, OFS निकाल लिया, किसी ने एग्जिट मार लिया या अपनी ग्रोथ के लिए पैसा इन्होंने सॉर्ट ऑफ सेटअप कर लिया। बट फॉर द स्टार्टअप्स हु प्रोबेबली कुड बी जेन्युइन या सही नंबर्स बताने की कोशिश कर रही होंगी, वो शायद उनके लिए अभी रास्ता कुछ टाइम के लिए बंद है, मोर और लेस। एनीवे, अभी चलो थोड़ा आगे चलते हैं। IPO आ गया है, बिडिंग भी कर दिया है, अभी फर्स्ट 1-2-3 दिन, मेरे ख्याल से 3 दिन होते हैं जहाँ पे अपने को सब्सक्राइब करना होता है। तो इसमें अपने को मीडिया में मिल जाता है कि इसका इतना सब्सक्रिप्शन रेट चल रहा है, इतना टाइम हो गया है, FII ने इतना लगाया है, या रिटेल का इतना चल रहा है, QBI जो भी है, क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होता है ना, QIB। सो इन्होंने इतना कर दिया है। इन नंबर्स के बेसिस पे रिटेल इन्वेस्टर कैन अ पर्सन टेक अ कॉल के और गेट इन्फ्लुएंस्ड इन द फर्स्ट प्लेस एट ऑल दैट इनका जा रहा है तो अच्छा होगा एंड आई शैल ऑल्सो बी डूइंग इट, और दिस इज़ नॉट अ मैट्रिक फॉर यू टू डिसाइड कि तुम्हें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपने बारे में जानना इम्पोर्टेंट है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस IPO में घुसने का। हम लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं या एक वीक रह के जो बना उसके लिए जा रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म गेन खेलने के लिए जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, इसका कंपनी के फंडामेंटल से बहुत टाइम कुछ लेना देना नहीं था। बेसिकली वो भेड़चाल होती है, हर कोई आ रहा है लेने के लिए, बिकॉज सबको लिस्टिंग गेन्स बनाने हैं, और इसीलिए बहुत बार आप देखेंगे बहुत सारे IPOs फेल हो गए, सब ओवर सब्सक्राइब हुआ, और ओवर सब्सक्राइब होकर भी प्राइस 50% गिर गया, तो थोड़ी भेड़ चाल होती है। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, पराग पारिक सर की लिखी हुई है, वैल्यू इन्वेस्टिंग की बुक। उसमें एक चैप्टर उन्होंने पूरा IPO के एनालिसिस के लिए दिया है, और उन्होंने ऑलमोस्ट 15-20 साल के IPO का डेटा उठाया था, और मैंने बेसिकली उस एनालिसिस को फिर आगे बढ़ा के भी देखा, वो चीज वैलिड है। ऐसा नहीं है कि IPO में पैसा नहीं बनता, आप बुल मार्केट IPO में घुसिए और अगर आप लिस्टिंग गेन बना के एक वीक में निकलिए ना, तो पैसा अच्छा बनता है। प्रॉब्लम कहां होती है कि होता क्या है कि जो ओवर सब्सक्राइब हो गया, बहुत ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो आपको पूरा शेयर मिलने वाला नहीं है, आपको छोटा सा अमाउंट मिलेगा। तो जो भी ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, आपको छोटा सा अमाउंट मिल रहा है, और उसके बाद पता चला कि आप पीक ऑफ बुल मार्केट पे आ गए, पूरा एलोकेट हो गया और मार्केट क्रैश हो गया। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी पैसा बनाइए, निकल जाइए, बिकॉज बुल मार्केट के 70% IPOs पहले जो एक वीक होता है उसमें अच्छा रिटर्न देते हैं, बट बुल मार्केट के IPOs जब आप 3 साल का कैगर देखेंगे तो उनका रिटर्न्स बहुत खराब रहा है। इनफैक्ट सिर्फ 17% IPOs, मैं 2017 ले रहा हूं जो लास्ट बुल मार्केट रहा था और 3 साल की हिस्ट्री है, 2017 में जो IPOs आए, सिर्फ 17% IPOs ने 20% से ऊपर का कैगर दिया 3 साल में। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन बना के निकलते ना 3 दिन में, 4 दिन में, तो आपको बैठे बैठाए 10-15% मिल जाता। तो आपको उस पर खेलना है कि 4 दिन के लिए खेलना है, तो वो GMP इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि गारंटी नहीं होती है। जैसे ईज माई ट्रिप का IPO आया था, उसका GMP बहुत अच्छा था, लेकिन हार्डली मतलब जितना GMP था वर्सेस जो लिस्टिंग गेन आया कुछ नहीं था, ऑलमोस्ट मतलब 30-40% का GMP ऊपर था और 2% का लिस्टिंग गेन हुआ। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस 70-80% केसेस काम करता है, बट दैट शुड नॉट बी ए क्राइटेरिया फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, दैट शुड बी ओनली ए क्राइटेरिया कि पैसे बनाओ, लिस्टिंग गेन लो और निकलो। हाँ, अभी ये GMP पे थोड़ा रुकते हैं, ये थोड़ा सा इट्स लाइक ए ब्लैक बॉक्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हाउ डज दिस थिंग वर्क? ग्रे मार्केट प्रीमियम कौन है ये लोग who are giving out these numbers, and how does they come to the online or digital media in the first place? So सबसे पहले तो जिसको एलोकेट इनिशियली प्री IPO, जिन लोगों को एलोकेट नहीं हो पाता है, और दे वांट, बिकॉज IPO आने के पहले भी एलोकेशन होता है, लोग खरीदते हैं एंड दे वांट टू एंटर, बट दे आर नॉट एबल टू एंटर बिकॉज IPO जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन तो मार्केट प्राइस पे लिस्ट होगा, तो एक बैकएंड में वो मार्केट चलता रहता है। अब बुल मार्केट में 1-2 और चीजें होती हैं, आपको ये जो NBFCs या लेंडर्स होते हैं वो भी लेंड करना शुरू कर देते हैं, तो एक तो ये बहुत बड़ा यूफोरिया सब्सक्रिप्शन इसलिए बनता है बिकॉज आपको लेंडिंग मिलने लगती है, आपको लोन्स मिलने लगते हैं इस तरह के शेयर्स को अप्लाई करने के लिए, और सबको रहता है कि लोन लेके शेयर ले लो और फिर लिस्टिंग गेन ले लो और निकल जाओ, तो ये सब सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ये बहुत बार अपने जरूरत से ज्यादा भी रहता है,
और आप देखेंगे कि 30, 40, 50% का ग्रे मार्केट प्रीमियम बना और फिर कंपनी लिस्ट हुई और फिर 1 साल के बाद नीचे चला गया। तो ये सब डिपेंड करता है मार्केट सेंटीमेंट पे, कितना सेंटीमेंट है, कितना इंटरेस्ट है, यूफोरिया कितना है, इस तरह की लेंडिंग हो या नहीं हो रही है। और अगर कंपनी अच्छी है तो फिर अच्छी कंपनीज की, स्पेशली इंडिया में अच्छी कंपनीज की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। बिकॉज जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात होती है तो वन रीजन आप देखिए राधा डीमार्ट क्यों सक्सेसफुल हुई, वो राधा कृष्ण दमानी की कंपनी थी। एंड राधा कृष्ण दमानी हिमसेल्फ इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो वो एक केस स्टडी है जिस तरीके से उन्होंने वो बिजनेस बिल्ड किया। तो प्रीमियम मिलता है, जैसे HDFC बैंक है, कोटक है, बजाज फाइनेंस है, तो इन बिजनेसेस को प्रीमियम मिलता है। तो एक वो भी रीजन रहता है, बिकॉज आपको लिस्ट होने के बाद जो गेन आएगा, बट इस तरह की कंपनी अगर बहुत रेयर है तो वो प्रीमियम भी मिलता है। तो वैल्यूएशन, मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा कैपिटल इन टर्म्स ऑफ लेवरेज अवेलेबल है या नहीं है उसको खेलने के लिए, इन सारे फैक्टर्स को लगा के फिर वो GMP होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्लोट का। फ्लोट का मतलब ये है कि लेट्स से कि कंपनी के 100 शेयर्स हैं और प्रमोटर के पास लेट्स से 90% शेयर थे और वो 15% ऑफलोड कर रहा है और वो पूरा 75% जो मैक्सिमम लिमिट है होल्ड कर रहा है। अब ये जो 15% है इसने DIIs FIIs को दे दिया है और लेट्स से कि कंपनी के कुछ पुराने शेयर होल्डर्स थे, उसके रिलेटिव थे, तो ऑल ले दे के मार्केट में 2-3% शेयर्स ही हैं जो ट्रेड होंगे। 97% शेयर ऐसे लोगों के पास है जो बेचने वाले नहीं है और लेट्स से कंपनी का प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है। तो पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है, फिर सप्लाई है नहीं और डिमांड भरा हुआ है क्योंकि सब कुछ अच्छा है, तो उस केस में GMP बहुत ज्यादा भी हो जाता है। तो मिक्स ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स डिसाइड कि GMP क्या होगा और फिर लिस्टिंग गेन्स और वो सब भी क्या होते हैं। मैं यही सोच रहा था कि GMP को क्या ये जो कंपनी लिस्ट होने वाली है क्या उसको वो मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो सीम्स लाइक देयर आर पोटेंशियल वेज टू डू दैट, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो कर दे। हाँ, ये फ्लोट ये सब तरीके हैं उसको करने के। सो बहुत केसेस में आप देखोगे कि जब ऊपर जाता है, इवन इन लिस्टेड मार्केट, स्टॉक ऊपर जा रहा है और जब गिरना शुरू होता है तो फिर गिरने का भी कोई एंड नहीं होता। तो यूजुअली बहुत ही लो फ्लोट स्टॉक्स में ये सब चीजें होती हैं। तो वो सभी, और जितना भी स्टॉक जितना इलिक्विड है, मिड कैप स्मॉल कैप जितना छोटे साइज का है, उसमें ये सब पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। बिकॉज लिक्विडिटी का कंट्रोल, फ्लोट का कंट्रोल वो कुछ लोगों के हाथ में होता है और वो सब 20-40 करोड़ का गेम होता है, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। तो एक बड़ी कंपनी जो 50,000 करोड़ का है, इवन 10 लोग साथ में आ जाए तो उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है, बट कोई 1000 करोड़ की कंपनी में इजिली हो सकती है। तो वो सब पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे एग्जांपल दिया ना, लाइक यू सेड कि DII को दे दिया, FII को दे दिया, अपने रिश्तेदारों को दे दिया, दोस्तों को दे दिया, तो मार्केट में शेयर पड़ा ही नहीं है तो कौन बेचेगा। तो जब बिकेगा नहीं तो डिमांड क्रिएट होएगी इन स्टफ लाइक दैट। दैट्स वन गुड वे। मतलब नॉर्मल इंसान को समझ में आएगा ये चीज़, बट शायद दिखेगा नहीं। अभी ये तो अच्छी बातें हो गई कि किस तरह से व्हाट टू लुक एट, DRHP में क्या देखें, या लाइक मिस्टेक्स लाइक पेटीएम ना हो। व्हाट आर दी वेज जहाँ से मैं पता कर लूँ कि मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को इस IPO में नहीं करना है इन्वेस्ट। तो उसमें व्हाट आर द वेज, मतलब DRHP में फाइनेंस देख रहा हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा हूँ, इज़ दैट दी ओनली वे? क्या मैं DRHP में सिर्फ नंबर्स बेस पे कर रहा हूँ या मुझे एक सेक्टोरल लेवल का एनालिसिस करना चाहिए, मुझे और डीप करना चाहिए? इज़ देयर अ साइन, इज़ देयर एन इंडिकेशन जो कंपनी देती है और बस मेरे को पकड़ना नहीं आ रहा है? नहीं, वो होना चाहिए। बिकॉज कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी इज लाइक अ फिश इन द पॉन्ड और सेक्टर आपका पॉन्ड है। तो सबसे पहले तो आपका पॉन्ड जितना बड़ा होगा आप उतना ज्यादा स्विम कर पाएंगे। तो सेक्टर वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिर वो पॉन्ड अपने आप में कितना फैल रहा है वो है उस सेक्टर का ग्रोथ रेट। तो एक कंपनी ऐसे सेक्टर में आ रही है जहां सेक्टर ही 5% से ग्रो हो रहा है और एक कंपनी ऐसे सेक्टर में आ रही है जहां सेक्टर ही 20% से ग्रो हो रहा है। तो ऑफकोर्स जहां 20% से ग्रो हो रहा है वहां कंपनी के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ग्रो करने के लिए। तो एक बाहर का एटमोस्फेयर आपके लिए कितना कंड्यूसिव है कंपनी के लिए। फिर आता है अंदर कंपनी की बात, की कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो ये सारे डिफरेंशिएशंस होते हैं और इसीलिए जस्ट एक पी लेके कि हर कंपनी को 20 पी, दैट इज नॉट द राइट वे। आपको कंपनी के न्यूएंसेस समझने होंगे। दो कंपनी है तो किस इंडस्ट्री में है, दोनों इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है, फिर हर इंडस्ट्री के अपने एंट्री बैरियर्स होते हैं। जैसे अभी मैं डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की ले लूं बात, अभी आप देखिएगा हर कोई डायग्नोस्टिक में घुस रहा है, अदानी भी घुस रहा है, ल्यूपिन भी घुस रहा है, हॉस्पिटल भी घुस रहा है। तो ये ऐसा बिजनेस है जहां हर कोई घुस सकता है। अदानी तो हर चीज में घुस रहा है। हर किसी को प्रॉफिट दिख गया है, तो जब सबको प्रॉफिट दिख गया और घुसने में कोई दिक्कत नहीं है तो हर कोई घुसेगा। तो वो 2 साल के बाद फिर उस बिजनेस में पैसा बनना बंद हो जाएगा। So then I wanted to ask you was कि which
which 4 companies, not 5, not 3, which 4 companies you would want के उनके IPOs जल्दी से जल्दी आएँ, and you would want to, उनमें से 2 मुझे बताओ जिसमें you want to do listing gains, and 2 मुझे बताओ जिसमें you want to do long term investments. Any companies, Indian companies. लिस्टिंग का थोड़ा सोचना होगा, बट लॉन्ग टर्म वाला पता है बिकॉज ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है. सो एक तो जीरोडा हो गया, बिकॉज आई हैव बीन वेरी इम्प्रेस्ड. एक तो कस्टमर हूँ जीरोडा का. सेकंड, इस इंडस्ट्री में डिस्काउंट ब्रोकिंग में अगर आप देखें तो इट इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच इज मेकिंग प्रॉफिट अगर आप ग्रो ये सबसे कंपेयर करते हो. थर्ड, अगर मैं जीरोडा के फाउंडर्स को ट्रैक करता हूँ और जिस तरीके से मतलब इट्स वेरी रेयर आप देखोगे कि एक आदमी आकर बोले कि नहीं मेरी इंडस्ट्री बहुत ही ओवर वैल्यूड है, मतलब खुद की थाली में कोई छेद नहीं करना चाहता. कोई रेयरली बोलेगा कि 99% ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाते हैं जो ट्रेडर्स के ही बिजनेस में है. तो ये बहुत ही अच्छे ट्रेड्स हैं जो सही लगते हैं. अब बिकॉज मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द काइंड ऑफ वर्क दे डू ऑन द टेक्नोलॉजी साइड विद अ वेरी स्मॉल टीम. इनफैक्ट उनका एट्रिशन बहुत बहुत कम है, हार्डली आज तक 2-4 लोग निकले हैं. तो दीज आर द रीजन मुझे लगता है कि मतलब कीपिंग ऑल द नंबर्स असाइड, देयर इज लॉट बियॉन्ड द नंबर्स एंड हेंस आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन जीरोडा फॉर लॉन्ग टर्म. एक दूसरी कंपनी है आईडी फूड्स करके. ये तो लिस्टिंग गेन भी देगा आपको, ये मैं दोनों में मान लेता हूँ. ये लिस्टिंग गेन भी देगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है. ओके, दैट डिपेंड्स, बट या दैट वुड बी फन. बट मोस्टली बनना चाहिए. Yeah. दूसरी है आईडी फूड्स करके एक कंपनी है. ये कंपनी आई थिंक इसका सबसे पहला इनोवेशन क्या था, वो एक वीडियो देखा था मैंने कि साउथ में इडली और वड़ा बनता है. तो ये जो वड़ा बनता है ना, तो वड़ा को कमर्शियलाइज कैसे किया जाए पैक्ड फूड में, उसके सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वड़ा गोल कैसे बने और वो एग्जैक्ट राउंड वो होल कैसे आए. तो दे डिड सम इनोवेशन अराउंड इट एंड दे लॉन्च दिस प्रोडक्ट. बट अगेन आई हैव बीन अ यूजर ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड उसके भी जो फाउंडर है उनकी इंटरव्यूज देखी, वो जो माइंडसेट है प्लस जिस तरीके से वो एक एक करके लॉन्च कर रहे हैं. पहले तो वड़ा डोसा बैटर से शुरू किया, फिर कॉफी में घुसे. सेक्टर भी अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है. इस तरह के ओवर कॉम्पिटिटिव सेक्टर में निश प्रोडक्ट्स लाके अपना एक ये बनाना. तो आईडी फूड और जीरोडा, ये 2 कंपनीज हैं जो मैं लॉन्ग टर्म गेन के साथ लेना चाहूंगा. एक आपकी लाइफ इजी कर देता हूँ मैं. एक काम करो, आप इसको स्किप मार देते हैं. आप मुझे 2 कंपनीज वैसी बताओ जो आप कहें यार इनका आईपीओ कभी ना आए, क्योंकि ये नुकसान ही करेंगे इन्वेस्टर का. ओके. थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है. सो कोई भी कंपनी जो बहुत ही कॉमोडिटाइज्ड एरिया में रहती है, जहां मार्जिन कम रहते हैं, जैसे अभी बोट का आने वाला है. मुझे बहुत आइडिया नहीं है बोट का, मैंने अभी तक फाइनेंशियल्स भी नहीं देखा है. बट ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी होती है सब बहुत कम मार्जिन पे काम करती हैं और बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्टोरी है. मतलब आप देखिए कितने प्लेयर्स हैं. आई शो यू वन थिंग. अपन बात कर रहे हैं ना जस्ट अभी, आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू रीड इट. समबडी ऑन माय यूट्यूब चैनल जस्ट आस्क्ड दिस कि भाई बोट का आईपीओ कब आएगा. So yeah, people are waiting for it. So there is you are coming with the research and everything and understanding of the market, but लोगों में रिटेल में देखो वेट कर रहे हैं अभी भी. आई थिंक वो ब्रांड नेम वो शार्क टैंक वो सब का है, बट आई डोंट नो. ये सब इंडस्ट्री बहुत ही डिसरप्टिव रहती है. मैं 5 साल पहले जिस कंपनी का हेडफोन्स खरीदता था, आज वो कंपनी का नाम मुझे याद भी नहीं है और बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है. आप एक यूएसपी पे लेके आए, बट आपको कंटिन्यूअसली इनोवेट करना रहता है. और ये सब कंपनीज डिसरप्टिव इंडस्ट्री में आके बहुत ही अच्छे टाइम में आके अच्छा वैल्यूएशन ले सकती हैं. बट फिर अगर वो बार बार अपने आप को इनोवेट नहीं कर पाए, मार्जिन नहीं बचा पाए, कंपटीशन से फाइट नहीं कर पाए, तो वहां पैसा बनाना मुश्किल होता है. मतलब इस तरह के जो कॉमोडिटी कंपनीज हार्ड गुड्स में है, उतना पैसा मेरे ख्याल से बनता नहीं है. अगर आप पीसीस की भी हिस्ट्री ले लें, देख लीजिए आप, डेल, एचपी, ये सब 60-70s में अच्छी कंपनीज मतलब इन्वेस्टर के लिए हुआ करती थी. बट पिछले 10-15 साल में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं हुआ है और लाइफ साइकिल भी बहुत छोटा हो जाता है. इस तरह की कंपनीज का ना लाइफ साइकिल ही बहुत छोटा होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली आप इनोवेट करते रहिए, फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है. तो दैट इज वन कंपनी इन इमीडिएट टर्म जहां मतलब आई होप कि नहीं है तो बढ़िया है. मेरा ना एक टेक मेरा खुद का भी है कि I am looking for मैं Zerodha, we are matching on the answer. I'm also looking for Zerodha to come up with an IPO. But one more company, I'm not sure whether अपना बात मैच होगा या नहीं, that I am waiting कि IPO आए उसका and I'll try to invest for long term is Lenskart. Now why Lenskart? क्योंकि the way they have disrupted is one,
प्लस आई एम अ कस्टमर, एंड मैं कस्टमर के अलावा व्हेन आई विजिट देम, जब मैं उनके जो अलग अलग फ्रेंचाइज हैं, ऑफिसेज हैं, उनको विजिट करता हूँ, आई सी द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी, द सेम काइंड ऑफ माइंडसेट, द सेम काइंड ऑफ वाइब दैट हैज़ बीन स्प्रेड आउट. उनका प्रॉबेबली अराउंड 1000 आउटलेट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, and from a business point of view, these guys are making revenue, they are profitable at, I think they are sitting at a 30 crore ka profit. So do you have a similar sense of that? Yeah, you have a different take on Lenskart. So again, I have not seen the financials और उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट आई थिंक 2-3 चीजें हैं. एक तो they have done all the hit and trial कि क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है. एंड आई हैव ऑल्सो बीन ए कस्टमर. अभी लास्ट वाला Lenskart से नहीं लिया था, बट आई रिमेम्बर कि पहले सिर्फ ऑनलाइन आया, फिर उनको रियलाइज हुआ कि वो काम नहीं करता, देन वो सूटकेस लेके बंदा घर आने लगा, देन दे केम विद फिजिकल स्टोर्स. सो वो सारा ट्रायल हो चुका है एंड दे हैव फाउंड समथिंग व्हिच इज वर्किंग एंड सस्टेनेबल. सो दैट इज वर्क्स इन पार्ट. द सेकंड थिंग इज टाइटन का एक बिजनेस है, टाइटन आई प्लस. आई डोंट नो हाउ सिमिलर और हाउ डिफरेंट मॉडल, बट एटलीस्ट मतलब सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है. एंड टाइटन फॉर टाइटन, यू नो, टाइटन हैज बीन अ वेल्थ क्रिएटर, प्रॉफिटेबल कंपनी है. अगेन मुझे डिटेल में नहीं पता कि वो स्पेसिफिक बिजनेस पैसा बनाता है या नहीं बनाता है, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो अच्छा खासा पैसा बनाता होगा. तो वो सब देखकर लगता है कि ये इंडस्ट्री है जहां पैसा बन सकता है. बट अगेन वी नीड टू सी, मैंने ये नहीं देखा कि कितना कैश बर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट इट्स अ गुड इंडस्ट्री. एंड आई थिंक अभी इंडिया लोग कहते हैं यंग कंट्री है, तो यंग लोग बूढ़े होंगे तो चश्मा लगाएंगे. तो इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सब. एक्चुअली अपन दोनों का चश्मा इज़ एग्जैक्टली सेम. मैं इसलिए नहीं पहना क्योंकि लोग कहेंगे कि सेम चश्मा पहना हुआ है, तो मैंने उतार दिया था जस्ट बिफोर द डिस्कशन. वी आर वेयरिंग द सेम लेंस, both of us. So yeah, the idea of bringing Paytm, or rather not Paytm, why Paytm? These Lenskart, or you brought a boat and Zerodha, is that ऐसा नहीं है कि सारी स्टार्टअप्स जो कभी IPO लेके आ सकती हैं वो अच्छी या बुरी हो सकती हैं बिकॉज Paytm flopped और Zomato is still flopping. It depends on, like you mentioned in the whole discussion, कि किस तरीके से the industry is evolving and the company is evolving within that industry, कितना scalable है, competition किस level का है, and then the financials, of course, the intrinsic parts in the management. जो आपने डिस्कस की, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम वैल्यूएशन कहा जाता है बुलमार्क. जैसे नाइका का मुझे तो बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला. जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो नाइका के लिए मतलब वेंडर्स थे, पूछा, फीडबैक बहुत अच्छा था, प्रॉब्लम वैल्यूएशन का था. जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गई, मैंने इंश्योरेंस पे अच्छा खासा रिसर्च किया था. ये जो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस है बहुत ही अमेजिंग स्पेस है. मतलब लाइफ इंश्योरेंस में बहुत रिस्क है, पूरा का पूरा एक्चुअरी है. वो कोई पीएनएल पढ़ के पता नहीं चलेगा, वो जब शॉक आता है 8 साल पे तो पता चलता है. लेकिन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत सिंपल बिजनेस है. आप 1 साल में लेते हो, बीमार पड़ोगे, क्लेम करोगे, 1 साल में पता चल जाएगा लॉस कितना है. कोविड आया, अब ये जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आई थी, इट इज अ लीडर कंपनी इन हेल्थ इंश्योरेंस. तो प्रॉब्लम कंपनी का नहीं था. अगेन गवर्नेंस और हिस्ट्री वो अलग चीज है कि हाँ उसके लिए आप देखिए, बट दीज आर कंपनीज विच हैव वर्कड इन अ वेरी गुड सेक्टर एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज वेरी गुड. इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन और हिस्ट्री, ट्रैकिंग हिस्ट्री. सो यू आर राइट. बहुत एक अच्छी बात आईपीओ की ये है कि नए नए तरह के बिजनेस मॉडल्स आते हैं, और जो 30 साल पहले जो कंपनीज थी वो कंपनीज आज इंडेक्स नहीं चलाती हैं. इंडेक्स बदलता रहता है और नई नई चीजों से ही इंडेक्स बनता है. तो नए आईपीओ नए तरह की कंपनीज भी लेके आते हैं. दैट इज वाई वी शुड बी ओपन माइंडेड. द क्वेश्चन विल बी ऑलवेज ऑफ वैल्यूएशन एंड मार्केट विल ऑलवेज गिव यू अ एंट्री पॉइंट टू एंटर एट द राइट वैल्यूएशन. तो वेरी राइटली सेड. That's the whole game. Thank you so much. यार मज़ा आ गया कॉन्वर्सेशन करके. My mindset, my thought process towards IPO listed companies has obviously widened up, and I'm pretty sure कि जो लोग देख रहे हैं वीडियो एंड जिन्होंने कॉन्वर्सेशन सुना है, देखा है सारा, उनका भी थोड़ा लुक आउट एट दी कंपनीज मस्ट हैव चेंज्ड. थैंक यू सो मच डियर स्पेंडिंग टाइम विद अस. इतना कुछ इंसाइटफुल बताया. दैट वाज रियली काइंड ऑफ यू. Any ending notes that you would like to talk about? Thanks Asim for giving this opportunity, and I think the kind of questions you asked, you know, the beauty of interview lies with the interviewer, and the kind of, you know, beautiful and, you know, pointed right questions you asked. I think that is what brings out the best discussion out of, you know, two of us. And मेरी भी लर्निंग ये रही है कि कभी कभी लोग कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आपको जाके फिर देखना पड़ता है. जैसे मैंने पहले मेरा माइंडसेट मैं बताता हूँ क्या था. आईपीओ बिल्कुल गंदा है. जब मैं ये क्वेश्चंस इस तरह के इंटरेक्शन में जाके देखा कि नहीं ऐसा नहीं है, लिस्टिंग गेन में पैसा बनता है,
तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस कन्वर्सेशन में कुछ चीजें हिट करती हैं और फिर आप देखते हो और आप सीखते हो. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस एंड आई थॉरली एंजॉयड इट. सो थैंक यू. Amazing, yeah, amazing. Hopefully, we'll do more of it in the time ahead. And thank you so much again.